गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 14 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 14 सितंबर का। शुरू करें। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसे हाल ही में लॉन्च किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर सी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 को हाल ही में जारी किया गया। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इंडेक्स किस चीज पर बेस्ड है, किसकी बात करता है। यह नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी की बात करता है। जिस भी कंट्री ने, जिस भी देश ने साइबर सिक्योरिटी के मामले में सबसे अच्छा काम किया है, उस आधार पर उन देशों को प्रॉपर रैंक देता है। वैसे पर्टिकुलर नंबरिंग के आधार पर तो रैंक नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया इसने डिसाइड कर रखे हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। उसके आधार पर यह साइबर सिक्योरिटी की जांच करता है सारे देशों में। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है 2024 का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यह पूछा गया है, आरआरबी क्लर्क की एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सेंट्रल की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जारी कौन करता है यह आपको पता चल गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स द्वारा किसी देश के साइबर सिक्योरिटी के लिए किए गए जो उसके प्रयास है, जो एफर्ट है, उनको मापा जाता है कि कैसे देश साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, किन किन देशों ने अच्छा काम किया है। उस आधार पर देशों की जांच की जाती है, उनको मापा जाता है अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर। नॉर्मली 5 पिलर्स काउंट किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं जब इस इंडेक्स को निकाला जाता है, जैसे लीगल मेजर, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। ओके, और इस आधार पर 5 टीयर के तहत रैंक दी जाती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और टीयर 5। जो सबसे अच्छा काम करेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए वो टीयर 1 में होगा, और ऐसे जिसमें कमी होती जाएगी किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी पिलर में, तो उसको फिर सेकेंड टीयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रैंक दी जाती है 5 टीयर में। इंडिया की बात करें तो देखिए टीयर 1 में वह देश है जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस टीयर में 46 कंट्रीज को इस साल शामिल किया गया और इंडिया भी टीयर 1 में ही शामिल किया गया है। ओके, सारे टीयर की प्रॉपर बात नहीं करेंगे, लेकिन टीयर 3 और टीयर 4 जो है उनमें 105 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल सर्विस और कनेक्टिविटी के लिए तो काम किया है, लेकिन अभी भी साइबर सिक्योरिटी के उपायों के लिए उनको काम करना है, एकीकृत करने की उनको जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं कम काम हुआ है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया टीयर 1 में रखा गया है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के मामले में। तो ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है 2024 का, है ना। किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 आयोजित किया जा रहा है? 2024 के जास्कर महोत्सव की बात करें तो यह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, आंसर डी। वैसे आपको कंफ्यूजन होता तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता, तो यहां पर जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा लद्दाख। जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है, भारत की यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो 9th एडिशन है इस साल जास्कर फेस्टिवल का। 13 सितंबर को लद्दाख के जास्कर में पर्टिकुलर एक प्लेस है पदुम नाम का, यहां पर शुरू हुआ है। हम प्लेस पर्टिकुलर छोड़ देते हैं, लद्दाख के जास्कर में याद रखेंगे क्योंकि जास्कर फेस्टिवल इसका नाम है। ठीक है, फेस्टिवल में एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए लद्दाख में जो आबादी है नॉर्मली वो बौद्ध धर्म से रिलेट करती है, बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग वहां पर निवास करते हैं।
तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है स्पेशली वही जास्कर फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। महोत्सव में लद्दाख के स्थानीय क्षेत्र में जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिलीजन है और उनके जो रिलीजन बिलीफ है उनको प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग नृत्य के माध्यम से किया जा सकता है ना, नाटक के माध्यम से किया जा सकता है। यहां पर जो पर्टिकुलर नृत्य किया जाता है ना, वो मुखौटा नृत्य बहुत ही फेमस है। जास्कर फेस्टिवल का बोल सकते हैं आकर्षण का केंद्र है मुखौटा नृत्य लद्दाख के जास्कर में, है ना। गर्मियों के दौरान नॉर्मली इसका आयोजन किया जाता है ताकि सैलानी भी लद्दाख पहुंच सके इस फेस्टिवल को देखने के लिए। और जब सैलानी जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है और जो फैब्रिक है, कपड़ा है, उसका भी प्रदर्शन यहां पर किया जाता है। जास्कर फेस्टिवल में याक रेसिंग भी की जाती है और इसके अलावा पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है, चाहे वो आर्चरी हो, पोलो हो, ऐसे खेल, है ना, बर्फ स्केटिंग जो होती है, तो ऐसे खेलों का आयोजन किया जाता है लद्दाख में। तो जास्कर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? लद्दाख में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए इंग्लिश ल्यूसेंट स्टैटिक जीके की ई बुक अवेलेबल है, ठीक है, काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। ल्यूसेंट का जीके तो आपको यहां पर मिलेगा ही, साथ ही साथ काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको ल्यूसेंट स्टैटिक जीके की इस ई बुक में देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके स्टैटिक जीके ल्यूसेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ई बुक को अवेल कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस से। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं। निम्नलिखित में से किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो किन दो देशों के मध्य में, इसका मतलब यह है कि किन दो देशों के मध्य में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है 2024 की। तो अगर आपने कल का सेशन देखा होता ना, तो आप इजीली बता देते कि इंडिया और ओमान के मध्य में आयोजित किया जाता है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया और ओमान के मध्य में 2024 में हाल ही में इसका आयोजन किया गया। देखिए, इंडिया और ओमान की, हाँ एक चीज और कि भाई ये कैसी एक्सरसाइज है, तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ना, वायुसेना युद्धाभ्यास है नॉर्मली, जिसे नाम दिया गया है ईस्टर्न ब्रिज। 2024 में 11 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा ओमान के मसीरा एयर बेस पर। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इस साल ये 7वां संस्करण है इस एयरफोर्स एक्सरसाइज का, है ना। भारत की ओर से मिग 29, जैगुआर, C-17 ऐसे फाइटर जेट और अलग अलग प्लेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के। दोनों देशों की जो एयरफोर्स है उनके मध्य में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग स्थापित करना, इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ईस्टर्न ब्रिज 7वां एडिशन, ठीक है, आयोजित किया जा रहा है ओमान के मसीरा एयरबेस पर, इंडिया और ओमान के मध्य में। इसकी शुरुआत देखिए दोनों देशों के मध्य में 2009 में की गई थी और लास्ट जो एडिशन है, 6th एडिशन, वो राजस्थान के जोधपुर बेस पर आयोजित किया गया था। टन बाय टन दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के मध्य में आयोजित की जाती है। कल मैंने आपको इंडिया और ओमान के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताया था, अल नजाह 2024, ये भी चल रहा है, 5th एडिशन इसका भी रनिंग है। सितंबर 2024 13 से लेकर 26 तक ओमान के सलालाह में आयोजित किया जा रहा है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई और उधर जो हमने ईस्टर्न ब्रिज की बात करी वो एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गई इंडिया और ओमान के मध्य में। डन, आगे बढ़ेंगे। यूनियन कैबिनेट ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के टाइम पीरियड के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके 4th फेज को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने 4th फेज
को मंजूरी दी है, जिसके तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 62,500 किलोमीटर के रोड डेवलप किए जाने वाले हैं। और 2028-29 तक इस चौथे फेज की जो लागत है ऑल ओवर एस्टिमेटेड वो 70,125 करोड़ रुपए है। इतना बजट प्रस्तावित किया गया है फोर्थ फेज के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक है, तो 62,500 किलोमीटर के रोड बनाए जाएंगे। ऑल ओवर 70,125 करोड़ रुपए में से केंद्र का हिस्सा होगा लगभग 49,000 करोड़ रुपए, और बाकी के जो बचते हैं 21,037 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट ये देंगे राज्य, जिन भी राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है उनकी तरफ से। ठीक है, देखिए प्लान के तहत जो मैदानी भाग हैं, जो मैदानी एरियाज है, वहां पर 500 प्लस पॉपुलेशन अगर किसी गांव या क्षेत्र में है तो वहां पर सड़क का निर्माण किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर 250 प्लस अगर पॉपुलेशन है, 250 से ज्यादा, तो सड़क का निर्माण किया जाएगा। ट्राइबल्स एरिया जो हैं, शेड्यूल कास्ट के जो एरियाज हैं, आकांक्षी जिले जो हैं, LWE ऐसे एरियाज जिले जो कि नॉर्मली नक्सलवाद है ना या फिर उपद्रवियों से प्रभावित है, तो ऐसे क्षेत्रों में 100 प्लस की आबादी पर ही सड़क का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फोर्थ फेज में, है ना। 25,000 असमृद्ध बस्तियां जो ना तो किसी मेन रोड नेटवर्क से जुड़ी हुई है और ना ही डेवलपिंग रीजन से जुड़ी हुई है, उनको भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो चौथे चरण की घोषणा की है यूनियन कैबिनेट ने। बेसिक फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। फोर्थ फेज, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मंजूरी दी गई 2024-25 से जो 2028-29 तक। चलिए 12 सितंबर को डीआरडीओ ने किस स्थान से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 12 सितंबर को डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जानते कहां से? यह किया गया है चांदीपुर, यह आता है ओडिशा। सुना है? ओडिशा के चांदीपुर से नॉर्मली हमारे मिसाइल लॉन्च की जाती है ना, जो अग्नि हुई या फिर आकाश, जो भी हमारी मिसाइल है वो चांदीपुर से ही नॉर्मली रेंज लॉन्च की जाती है, ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 12 सितंबर को ओडिशा के चांदीपुर तट से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, मिसाइल की टेस्टिंग नॉर्मली इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। पूरी तरह स्वदेशी निर्मित एक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, मतलब सतह से, जमीन से एयर में, हवा में मार करने वाली। हवा में अगर कोई भी ड्रोन आता है, कोई भी अदर मिसाइल आती है, तो उसको इसके माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। नॉर्मली इस मिसाइल की टोटल वजन देखने जाते हैं तो 170 किलोग्राम इसका वजन है, और मिसाइल 80 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ठीक है, तो हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल को नेवी के शिप में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लगाया जाता है, इसीलिए इसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम भी दिया गया है। तो चांदीपुर ओडिशा से हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया। किस अनुच्छेद के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा के विघटन करने की घोषणा की है? आज का हमारा फोकस क्वेश्चन भी यही है। काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी फोकस क्वेश्चन के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। आपको पता है हरियाणा में चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो वहां के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने राज्य के सीएम की सिफारिश पर राज्य की जो विधानसभा है उसको विघटित करने की घोषणा की है, भंग करने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 174 के तहत लेता है। आर्टिकल 174 जो है वो राज्य में विधानमंडल के गठन, सत्र बुलाया जाना, सत्रावसान किया जाना और विधानसभा को डिसॉल्व किए जाने की बात करता है। ऐसा सेम आर्टिकल हम आर्टिकल 85 में भी देखते हैं। आर्टिकल 85 की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्लियामेंट के लिए है ना, आर्टिकल 85 पार्लियामेंट की बात करता है।
आर्टिकल 85 में एक्चुअल में क्या है पता है? राष्ट्रपति पार्लियामेंट का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। यहां पर आप समझिएगा राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो सत्र दोनों का आएगा, सत्रावसान दोनों का होगा और डिसॉल्व होगी केवल लोकसभा। तो यह प्रावधान हमको आर्टिकल 85 में देखने को मिलता है। यहां पर राज्य की विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं राज्य की विधानसभा की, उसके विघटन की, तो राज्य की विधानसभा का विघटन आर्टिकल 174 के तहत राज्य का राज्यपाल कर सकता है। तो इसी के तहत बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की विधानसभा का विघटन की घोषणा की है। ठीक है, ओके। हरियाणा में 14th विधानसभा भी वर्किंग में थी, जो कि डिसॉल्व की जा चुकी है। और देखिए 174 के तहत मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर या सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल डिसॉल्व कर सकता है विधानसभा को। तो उसी के तहत जब राज्य के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने जब राज्यपाल को लिख के दिया कि डिसॉल्व कर दो, तो उन्होंने हरियाणा की विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया। अब 15वीं विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा में, इलेक्शन की डेट आ चुकी है। नेशनल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराएगा यहां पर। तब तक जब तक नई विधानसभा नहीं आ जाती है, जो अभी सीएम है नायब सिंह सैनी, वो केयर टेकर सीएम के रूप में काम करते रहेंगे, कार्यवाहक सीएम के रूप में कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 174 आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है ना। तो यहां पर देखिए मध्य अवधि चुनाव भी कराए जा सकते हैं। अगर सीएम राज्यपाल को मिड में भी 5 साल पूरा होने से पहले भी लिख के दे देता है कि विधानसभा भंग कर दो, तो राज्यपाल कर देगा आर्टिकल 174 के तहत, है ना। गवर्नर समय समय पर विधानमंडल के किसी भी सदन के सेशन को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और फिर विधानसभा को भंग कर सकता है। यहां पर समझना, जब सत्रावसान किया गया है विधानसभा का या विधानमंडल के किसी भी हाउस का, 2 हाउस है तो दोनों, एक ही हाउस है तो एक हाउस का, अगर सत्रावसान किया गया है ना, तो 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। यह राज्यसभा लोकसभा के लिए भी है और राज्य में विधानमंडल के लिए भी। 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, सत्रावसान एक टेम्पररी रोक है, जिसमें सेशन को कुछ समय के लिए रोका जाता है, कुछ दिनों के बाद वापस बुलाना पड़ेगा। तो ये 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका आयोजन करने का श्रेय दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024, ठीक है, इसका आयोजन एक कॉन्फ्रेंस है। ये बायोटेक्नोलॉजी के उद्धार के लिए, इसमें जो भी हर्डल आ रहा है उसके निवारण के लिए आपस में मिलकर चर्चा की जाती है। तो एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इसके लिए ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा हाल ही में किया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप देखो यहां पर भी इसने इंस्टीट्यूशन ही पूछा था। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के 4th एडिशन का इनॉग्रेशन किया। 4th एडिशन है। आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा करवाया जाता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करने वाली। ग्लोबल बायो इंडिया समिट की बात करते हैं तो उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। 4th एडिशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इनॉग्रेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ओके, चर्चा में रही तापी पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तापी पाइपलाइन परियोजना की बात करते हैं तो इसमें ईरान शामिल नहीं है। इंडिया के अलावा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तापी पाइपलाइन परियोजना में शामिल है। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, चारों देशों के मध्य में एक पाइप परियोजना है, आगे हम इसकी बात करेंगे। ये
शुरू होती है हमारी तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और यहां पर पंजाब के क्षेत्र तक, मतलब इंडिया तक इस पाइपलाइन परियोजना का विस्तार है। नाम क्या दिया गया है? तापी पाइपलाइन परियोजना। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने साउथ एशिया से होकर गुजरने वाली $10 बिलियन की गैस पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है। नॉर्मली अभी यह न्यूज आई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2010 में सबसे पहली बार इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, दिसंबर 2010 में, जब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के मध्य में समझौता हुआ था तापी पाइपलाइन परियोजना को लेकर। यह परियोजना शुरू हो रही है गेलकिनिश गैस क्षेत्र से, जो कि हमको देखने को मिलती है कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में। और उसके बाद ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारतीय शहर फाजिल्का, जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है, यहां तक इसका विस्तार है। सर आप तो उद्देश्य बता दो कि ये तापी पाइपलाइन आपने बता दिया कि तुर्कमेनिस्तान से शुरू हुई, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आएगी, पर ये है क्या एक्चुअल में? तो इसका समझते हैं कि परियोजना क्या है। देखिए, पाइपलाइन के माध्यम से साउथ ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान के गोल्किनिश गैस फील्ड, एक गैस फील्ड है जो कि तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, यहां से प्रतिवर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किया जाएगा तुर्कमेनिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को। तो पर्टिकुलर एक ही पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिसे नाम दिया गया है तापी पाइपलाइन। इसे शांति पाइपलाइन भी इंडिया में पुकारा जाता है। टोटल लेंथ देखने जाते हैं तो 1814 किलोमीटर की इसकी लेंथ देखने को मिलती है। तो तुर्कमेनिस्तान शामिल है हमारे साथ, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया शामिल है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान सदस्य नहीं है, तो यह हो जाएगा आंसर टी। यही पूछा था कि कौन मेंबर नहीं है। तो 1814 किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना है जो कि शुरू होगी तुर्कमेनिस्तान से और इंडिया पर आकर खत्म होगी। हेवी फॉसिल फ्यूल जितना भी यूज किया जाता है, सॉलिड फ्यूल जो यूज किया जाता है, उसके स्थान पर क्लीन नेचुरल गैस का उपयोग करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना इस पाइपलाइन परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत शुरू कहां से होती, वहां से चलेंगे तुर्कमेनिस्तान, फिर सेकेंड देश हमारे को हमको मिलता है अफगानिस्तान, फिर आता है पाकिस्तान और फिर आता है इंडिया। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है, पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम। इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। अब आप बोलेंगे सर अभी क्यों पढ़ रहे? एक्चुअल में इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें परमिट किया गया है लगातार। अभी तक भी यही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे। 2022 में भारत के नरिंदर बत्रा के स्थान पर पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था 2022 में। 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अब ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहेंगे। नरिंदर बत्रा की बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पहले भारतीय अध्यक्ष थे नरिंदर बत्रा। 2022 में इनके हटने के बाद ही मोहम्मद तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में हॉकी खेलों का आयोजन करवाने वाली उसकी गवर्निंग बॉडी है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है और मोहम्मद तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट चुने गए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अरुणा वासुदेव की बात करें तो यह फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी व्यक्ति थी अरुणा वासुदेव। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इंडियन फिल्म स्कॉलर और पेंटर है अरुणा वासुदेव। 88 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। इंडियन और एशियन मूवीज इंडस्ट्री में इनके योगदान के कारण इन्हें मदर ऑफ एशियन सिनेमा भी कहा जाता था। कौन? अरुणा वासुदेव। हाल ही में इनका निधन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से ये बिलोंग करती थी। डन। तो यहां पर 14 सितंबर के सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने।
अब आपको लास्ट डे करंट अफेयर का यहां पर रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, आंसर ले लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, अभी हमने बात भी किया है आई थिंक अल नजाह की, किसके मध्य आयोजित किया जाता है? इंडिया और ओमान, है ना। किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकॉन घोषित किया है? तो यह है शीतल देवी और राकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है? तो ये 70 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनको। कैबिनेट ने देश में मौसम के प्रिडिक्शन को और अधिक एक्यूरेट और सटीक बनाने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? तो मिशन मौसम। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। आगे आ जाएं। भारत के प्रसिद्ध राजनेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया, कल भी बताया था, पूछा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से ये संबंधित नेता थे। निम्न में से किसे लघु कथा 9 यार्ड सारीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रशांति राम। ठीक है। सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत में। हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था, केंद्रीय मंत्री हैं। और लास्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसे जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, है ना। यह होगा हमारे लास्ट डे के क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछे थे। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एम सुरेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं, ऑलमोस्ट अगस्त 2024 में। काफी स्टूडेंट ने गलत आंसर भी किया है ना। कुछ संजीव कुमार बताया, तो वो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब एम सुरेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर है, चेयरमैन के पद पर। खबरों में रहा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात राज्य में स्थित है। और पॉलिटिकल पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम का संबंध किस राज्य से है? तो विजय थलपति की पार्टी है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। हाल ही में साउथ इंडिया ट्राइबल ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया? पहला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की मिनिमम एज 21 ईयर करने वाला विधेयक पारित किया था? सेकेंड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।